जय हिंद सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आदित्य क्लासेस डीग में। आज का दिन वैसे भी बहुत शुभ है क्योंकि आज के दिन 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इसलिए आप सभी को सर्वप्रथम अपने आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, आज हम इस खुशी के मौके पर एक शुरुआत करते हैं नए सिरे से, नए तरीके से। हम पढ़ेंगे हिंदी। देखिए, हिंदी जो ये शब्द है, ये हिंदी शब्द बना कैसे है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ पर एक नदी बहा करती थी अपने उत्तरी भारत में। देखिए, ये थोड़ा सा भारत का नक्शा बना देता हूं। ये लगभग हमारे भारत का नक्शा है, ठीक तो नहीं बना लेकिन एक प्रारूप बना दिया है। यहाँ पर एक नदी बहा करती थी। इस नदी का नाम आप सभी जानते हैं, सिंधु नदी। नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी। अब ये नदी कहाँ बह रही है? भारत के उत्तर पश्चिम में, ठीक है। सिंधु नदी के पश्चिम और यहाँ पे क्या है? पूरब। अब सिंधु नदी के पश्चिम के जो निवासी हैं वो जब हमारे भारत में आए, यानी पश्चिमी लोग पूरब में आए, सिंधु नदी के पूरब में, तो उनकी भाषा में जो ये से शब्द है इसको पढ़ते थे वो है, और जो ध शब्द है इसको पढ़ते थे ते। तो सिंधु को बोलते थे वो हिंदू। क्या बोलते थे? हिंदू। तो जो ये प्रांत जो हम यहाँ पे निवास करते हैं, उन निवासियों को वो बोलने लगे सिंध प्रांत। ये कौन सा प्रांत हो गया? सिंध प्रांत। तो यहाँ के निवासी क्या कहलाए? हिंदू। क्या कहलाए? हिंदू। तो देखिए, ये जो हिंदी शब्द है ये बना कैसे? सबसे पहले जो ये सिंधु है क्या बना? हिंद। हिंद से बना हिंदू, ठीक है। और जो हिंद शब्द है इसी से बना है हिंदी। मतलब जो यहाँ के निवासी हैं हमारे भारत के, उन निवासियों को ये पश्चिम निवासी क्या कहने लगे? सिंध निवासी, निवासी या हिंद प्रांत। और यहाँ के लोगों की भाषा को क्या कहने लगे? हिंदी। सब क्लियर है? मतलब कि हमारी जो हिंदी शब्द है ये कहाँ से निकल के आया है? सिंधु से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये शब्द है हिंदी। अब देखिए, बहुत सी जगह ये शब्द आपने देखा होगा इस तरीका से। अब बहुत से विद्वान कहते हैं कि ये बिंदी सही है, कहते हैं कि ये बिंदी लगी है तो ही हिंदी है, लेकिन यहाँ पे हम ना लगा सकते हैं कि नहीं, मतलब इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द ज़्यादा सही है या फिर कौन सा शब्द गलत है, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। देखिए, आपने पंचम वर्ण सुना होगा, जो कचट तक 5 वर्ग हैं, के, ते, पे। कचट तक 5 वर्ग हैं, ठीक है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण हैं, प्रत्येक में 5 वर्ण हैं। उसमें क्या? के, ख, ग, घ, गे, ठीक है।
ये क्या है, व्यंजन वर्ण है, यहाँ पे क्या लगेगा, हलंत। च में च, छ, ज, झ और ये। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ और अणे। तवर्ग त, थ, द, ध, ने। ठीक है। पवर्ग प, फ, ब, भ और मैं। देखिए 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है ये क्या है, ग, ये, णे, ने, में। ठीक है। अब देखिए इसका इससे क्या संबंध है, इसके बारे में बात करते हैं। जो ये बिंदी लगी हुई है ये क्या है, अनुस्वार। तो क्या बोलते हैं हम, अनुस्वार। इसका चिन्ह क्या होता है, ऊपर बिंदी लगी हुई। ठीक है। अनुस्वार की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए हिंदी एक शब्द है, यहां पे क्या लग रहा है, अब हिंदी की जो ये बिंदी है यहां पे हमने ये ने कैसे लगा दिया। देखिए हमें ये देखना है कि जो बिंदी के बाद वाला जो वर्ण है ये कौन से वर्ग का है, ये टवर्ग का वर्ण है। ठीक है। तय वर्ग का तीसरा वर्ण है तय। ठीक है ना। तो जो ये जो हिंदी है इसके लिए हम ने का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो ये तवर्ग का द है इसी वर्ग का पंचम वर्ण है ने, और जो अनुस्वार लगा हुआ होता है वह हमेशा पंचम वर्ण की ध्वनि देता है। ठीक है। अगर इसी शब्द को हम ऐसे बोल दें, संसार, यहां पे अनुस्वार लगा हुआ है संसार। अब देखिए यह अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण है क्या, नहीं है ना। अगर पंचम वर्ण नहीं है तो हम इसको ने के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही और शब्द देखिए, संयोग। ठीक है। और भी शब्द देख सकते हैं जैसे संवाद। ठीक है। देखिए यहां पे अनुस्वार के बाद पंचम वर्ण में से कोई सा भी वर्ण है क्या, अगर नहीं है तो यहां पे अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा। अगर यहां पे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग इनमें से किसी वर्ग का वर्ण आता है तो हम अनुस्वार की जगह पर पंचम वर्ण लगा सकते हैं। देखिए और उदाहरण की बात करते हैं हम। देखिए जैसे एक शब्द लिया हमने, एक शब्द लिया अलंकार। ठीक है। अलंकार शब्द में अनुस्वार के बाद वाला वर्ण देखना है कौन सा वर्ण है। अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है, कवर्ग है। ठीक है। कवर्ग का प्रथम वर्ण है। ठीक है। 5 वर्णों में से 5 वर्गों में से किसी भी एक वर्ग का एक वर्ण आ रहा है। तो अब हमें देखना है जो ये कवर्ण है कौन से वर्ग का है, कवर्ग का। अब कवर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, ग। ठीक है। क्या है, ग। तो अनुस्वार को हम इसके पंचम वर्ण में किसके में, कवर्ग के पंचम वर्ण में बदल देंगे। तो इसको क्या लिख देंगे, अलंग। ऐसे ही और शब्द देखिए, चवर्ग का देखते हैं। देखो चंचल, एक शब्द है चंचल। अब इस चंचल में अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है। अनुस्वार लगा हुआ है तो इसका आगे वाला वर्ण क्या है, च। तो च वर्ग का पहला ही वर्ण है। तो च वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होता है, ये। तो क्या बोलते हैं, ये। जब छोटे क्लास में हम पंचम वर्ण को बताते हैं तब इसको सिखाते हैं कि इसको बोलते हैं अय्या।
लेकिन अब हम बड़े हो गए तो क्या बोलेंगे इसको, ये। क्या बोलेंगे, ये। छोटा बालक इसको बोल नहीं पाता ये, तो उसके क्या बोलते हैं, अइया बोल देते हैं। लेकिन आप क्या बोलेंगे इसको, ये। तो इस अनुस्वार को हम बदल देंगे ये में। शब्द क्या बन जाएगा, चंचल। अब यहां से अनुस्वार को हम हटा देंगे। ठीक है, समझ में आया। और देखते हैं, देखो कंठ का देखते हैं। ठीक है, कंठ। अब देखिए अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है, ठ वर्ग है। ये कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का। तो अनुस्वार को हम किस में बदलेंगे, ट वर्ग के पंचम वर्ण में, अड़े। तो क्या हो जाएगा, कंठ। कैसे लिखेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आपकी समझ में ये अनुस्वार का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और जो ये हिंदी है और ये हिंदी है, इनका भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इनमें से कौन सा सही है, इस हिसाब से आप समझ गए होंगे। ये दोनों शब्द सही लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए आपने पढ़ा अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह ये होता है। इसके बाद आपने पढ़ा चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का चिन्ह ये। ठीक है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कंपटीशन में अधिकतर पूछे जाते हैं कि किस शब्द पर अनुस्वार लगा हुआ है या किस शब्द पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं कि ये अनुस्वार कब लगता है और चंद्र बिंदु कब लगता है। देखिए, अगर किसी शब्द में पंचम वर्ण की ध्वनि या पंचम वर्ण का उच्चारण हो रहा हो तो वहां पर अनुस्वार आएगा। पंचम वर्ण की ध्वनि, अगर शब्द में पंचम वर्ण की ध्वनि आ रही है तो वहां पर कौन सा चिन्ह आएगा, अनुस्वार का। अगर ध्वनि नाक प्लस गले से, अगर ध्वनि नाक प्लस गले से दोनों से मिक्स होकर आ रही है तो वहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा, चंद्र बिंदु। इसका एक नाम और है अनुनासिक। तो क्या कहते हैं, अनुनासिक। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन से शब्द जिसपे अनुस्वार लगेगा, ऐसे कौन से शब्द हैं जिन पर चंद्र बिंदु का चिन्ह लगेगा। देखिए, जैसे ये पंचम लिखा हुआ है, इसी को लेते हैं, पंचम। ठीक है, यहां पर हमको सीधा दिख रहा है कि जो अनुस्वार की जो बिंदी लगी हुई है, मतलब यहां पर अनुस्वार लगा हुआ है। अब इसको क्लियर कैसे करेंगे कि यहां पे अनुस्वार ही है। इसको हम बोल के देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे, पंचम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का वर्ण आ रहा है तो पंचम वर्ण में बदल देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, पंचम। ठीक है, अब देखिए एक शब्द अभी आपको बताया, चंचल। कैसे लिख देंगे, चंचल। ठीक है, अगर पंचम वर्ण की ध्वनि आ रही है तो वहां पर क्या होगा, स्वार। अगर ध्वनि नाक प्लस गले से आ रही है तो वहां पर क्या होगा, चंद्र बिंदु। देखिए उदाहरण देखते हैं हम। एक शब्द है चांद। अगर हम इसका उच्चारण करेंगे चांद, तो कैसे बोल रहा है, ये ध्वनि नाक से और गले से दोनों से आ रही है। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी छोटा बालक जो रोता है, मतलब छोटा बालक जिस ध्वनि में रोता है वो ध्वनि चंद्र बिंदु की ही होती है। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसको बोल के देखिए, चांद। तो देखिए ध्वनि नाक प्लस गले से आ रही है ना,
तो यहां पर क्या है, ये अनुस्वार है। ऐसे एक शब्द और देखिए, आंख, ठीक है, ये क्या है, अनुस्वार, चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ठीक है। एक यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि यहां तो हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि ये चंद्र बिंदु का चिन्ह लगा हुआ है। अगर शब्द दे दिया जाए आपके लिए तोंद, अब देखिए यहां पर बिंदी लगी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो फिर क्या हो रहा है कि जो ध्वनि है वो नाक प्लस गले से दोनों से आ रही है। जैसे बोल के देखते हैं, तोंद, ठीक है, जैसे चांद ये बोल रहा है, ऐसे तोंद। तो यहां पर ये बिंदी लगी हुई है, लेकिन है ये चंद्र बिंदु, ठीक है, यहां अनुस्वार ना होते हुए क्या है, चंद्र बिंदु है। ऐसे एक शब्द और देखिए, कौफ, ठीक है, यहां पर भी बिंदी लगी हुई है, लेकिन यहां पे है क्या है, चंद्र बिंदु है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, उच्चारण करके देखना है शब्द का, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है। अगर ध्वनि पंचम वर्ण की है तो वहां पर अनुस्वार होगा, अगर ध्वनि नाक प्लस गले से आ रही है तो वहां पर चंद्र बिंदु होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते। अब देखिए हम एक बात करते हैं, डे और अडे, अडे और अडे, मतलब आपने ये वर्णमाला में भी पढ़ा होगा कि डे डे टबर गए ना, टे ठे डे डे अणे। देखो टबर गए, इसके 5 वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ, अणे, ठीक है, ये क्या है, व्यंजन वर्ण है, ठीक है। अब देखिए यहां पे भी डेढ़ है और ये भी डेढ़ है, इनमें अंतर क्या है, अंतर इतना है कि वहां पर हलंत बिंदी नहीं है, यहां पर बिंदी लगी हुई है, कि इस बिंदी के ही कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कहां पर बिंदी नहीं लगती है और कहां पर बिंदी लगती है। इस बिंदी को बोलते हैं नुक्ता। डेढ़ है, डेढ़ है के नीचे नुक्ता, का लगाने का नियम, ठीक है। इसको एक साइड में रखते हैं जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे भी डेड है और यहाँ पे भी डेड है। हम इसको वर्णमाला में उच्छिप्त वर्ण के रूप में पढ़ते हैं। उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त का मतलब होता है झटके से फेंकना, मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा झटके से बाहर निकलती है उनको बोलते हैं उच्छिप्त वर्ण। हम बोलेंगे इनको डह 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 डह, ठीक है। और इनका एक उच्चारण करने का तरीका ये और है, ये क्या है, डे डे, इनको बोलेंगे अड़े अड़े, ठीक है, अड़े अड़े। देखिए नियम पढ़ते हैं। नियम नंबर 1, इनका प्रयोग कब होता है और इनका कब होता है, ठीक है, यानी बिंदी कब लगेगी और कब नहीं लगेगी। पहला नियम देखते हैं, यदि 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 किसी शब्द के प्रारंभ में डेढ़ आ जाए तो नुक्ता लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। देखिए शब्द के बारे में देखते हैं कि
कौन से शब्द ऐसे हैं जहां पर हम डेडे को शुरुआत में प्रयोग करें और वहां पर बिंदी या अनुस्वार नहीं लगेगा। देखिए जैसे एक शब्द है डर, अगर हम डर शब्द लिखेंगे तो यहां पर बिंदी या नुक्ता नहीं आएगा। एक शब्द देखें हम यहां पर, डमरू, ढोलक, ढक्कन, ठीक है, ये शब्द हैं। इन शब्द में प्रत्येक में डेढ़ शुरुआत में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर नुक्ता नहीं लग रहा, ठीक है। व्याकरण संबंधी जब प्रश्न आते हैं कि निम्न में से वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो वहां पर ऐसे ही शब्द देखने को मिलते हैं और वहां पर क्या होता है, बिंदी लगा दी जाती है और हमको पता ही नहीं है कि यहां पर बिंदी लगेगी कि नहीं लगेगी। इसी के कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहां पर बिंदी नहीं लगेगी, ठीक है। नियम नंबर 2 की बात करते हैं कि किसी भी अंग्रेजी शब्द में डेढ़े आ जाए तो नुक्ता नहीं लगता। अंग्रेजी शब्द में डेढ़े आ जाए तो नुक्ता लगता। जैसे जैसे देखिए कोल्ड है, टोल्ड है, डॉक्टर है, कोल्ड, टोल्ड, कोल्ड, ठीक है, कोल्ड, देखिए कोल्ड, टोल्ड, गोल्ड, ओल्ड, ये सब क्या है, अंग्रेजी शब्द हैं। यहां पे डे 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 शब्द में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर बिंदी या नुक्ता नहीं लगेगा, ठीक है ना। और भी शब्द हैं जहां पर अंग्रेजी शब्द हैं और डे डे का प्रयोग हो रहा है वहां पर, तो वहां नुक्ता नहीं लगेगा। देखिए नियम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि अनुस्वार के बाद डेढ़े आ जाए तो नुक्ता नहीं लगेगा। यदि शब्द में अनुस्वार के बाद डेढ़े आ जाए तो नुक्ता नहीं लगता, ठीक है। जैसे कोई भी शब्द है यहां पर अनुस्वार आ रहा है और अनुस्वार के बाद डेढ़े आ रहे हैं तो वहां पर नुक्ता नहीं लगेगा। जैसे देखिए पंडित, ठीक है, अनुस्वार आ रहा है, अनुस्वार के बाद डेढ़े में से एक वर्ण आ रहा है तो यहां पर नुक्ता नहीं लगेगा। खंडित, भिंडी, ठीक है, देखिए अनुस्वार के बाद डे वर्ण आ रहा है लेकिन यहां पर नुक्ता लगाए कि नहीं, नहीं लगेगा, ठीक है। नियम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर द्वित्व और संयुक्त वर्ण, अगर द्वित्व और संयुक्त वर्ण
में डेढ़ आ जाए तो नुक्ता नहीं लगेगा। यदि शब्द में तो या संयुक्त वर्ण के रूप में डेढ़ आ जाए तो नुक्ता लगता। देखिए संयुक्त और द्वित्व ये क्या होता है कि संयुक्त वर्ण और द्वित्व वर्ण इनमें अगर डेढ़ आ जाए तो नुक्ता नहीं लगेगा। शब्द देखते हैं जैसे हड्डी, ठीक है, गड्ढा, एक शब्द है टिड्डा, ठीक है। ऐसे शब्द देखिए, ये द्वित्व और संयुक्त ये क्या चीज होती है, इसको मैं यहीं पे बता देता हूं अभी आपको। ये वर्ण क्या होता है, संयुक्त वर्ण क्या होता है। द्वित्व वर्ण का मतलब है अगर दो समान व्यंजन वर्ण आ जाएं तो कहेंगे द्वित्व वर्ण, और संयुक्त वर्ण दो असमान व्यंजन वर्ण एक साथ आ जाएं तो कहेंगे संयुक्त वर्ण। जैसे वर्ण असमान वर्ण, समान वर्ण और असमान वर्ण कैसे, जैसे एक शब्द है दिल्ली, ये समान व्यंजन वर्ण है कि नहीं, समान व्यंजन वर्ण है इसलिए यह द्वित्व वर्ण है। बिल्ली, देखिए समान व्यंजन वर्ण है कि नहीं, समान है, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि अगर दो समान व्यंजन वर्ण या दो समान वर्ण एक साथ आ जाएं तो उनको क्या कहेंगे हम, द्वित्व वर्ण, और अगर दो असमान वर्ण एक साथ आ जाएं तो उनको क्या कहेंगे, संयुक्त वर्ण। जैसे सत्य, अब यहां पर देखिए त और ये समान है क्या, समान है नहीं है, असमान है त और ये दो वर्ण है अलग अलग, इसलिए इनको क्या कहेंगे, संयुक्त वर्ण। हिंद, एक शब्द देखिए हिंद, ने और द दो वर्ण है और दो असमान है एक साथ लिखे हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, संयुक्त वर्ण। एक शब्द और पत्नी, ते और ने दो वर्ण है, ये भी क्या है, संयुक्त वर्ण। तो द्वित्व और संयुक्त का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर दो समान वर्ण आ जाएं तो वो क्या होंगे, द्वित्व वर्ण, और दो असमान वर्ण आ जाएं तो वो क्या होंगे, संयुक्त वर्ण, ठीक है। तो ये डेढ़ के नीचे नुक्ता या तलबिंदु लगाने का नियम भी आपके समझ में आ गया होगा। एक नियम और है कि इस कंडीशन में देखिए, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में डेढ़ आ जाए, किसी शब्द के प्रारंभ में डेढ़ आ जाए तो नुक्ता नहीं लगेगा, किसी भी अंग्रेजी शब्द में डेढ़ आ जाए तो नुक्ता नहीं लगेगा, किसी शब्द में अनुस्वार के बाद डेढ़ आ जाए तो नुक्ता नहीं लगेगा, और किसी शब्द में
द्वित्व या संयुक्त वर्ण के रूप में डेढ़े आ जाए तो भी नुक्ता नहीं लगेगा। अब यहां पर नुक्ता नहीं, वहां पर नुक्ता नहीं, तो आखिर ये नुक्ता लगेगा कहां पर? तो देखिए इन नियमों को छोड़कर अगर कहीं बीच में और अंत में डेढ़े आ जाए तो वहां पर नुक्ता लगेगा। देखिए कैसे। प्रयुक्त नियमों को छोड़कर बीच में या डेढ़े आ जाए तो का लगता है। जैसे देखो अभी हमने 4 नियम पढ़े कि कहां पर डेढ़े के नीचे नुक्ता या तलबिंदु नहीं लगता है। अब उन नियमों को छोड़कर अगर कहीं बीच में या अंत में डेढ़े आएंगे तो वहां पर नुक्ता लगेगा। जैसे देखिए पढ़ना, लड़ना, दौड़ना, तोड़ना, सड़क, ठीक है। अब देखिए यहां पे अभी हमने नियम आपको बताया कि प्रारंभ में डेढ़े आ जाए तो नुक्ता नहीं लगेगा। प्रारंभ में है क्या? नहीं है। दूसरा नियम अंग्रेजी शब्द में डेढ़े आ जाए तो नुक्ता नहीं लगेगा। अंग्रेजी शब्द है क्या? है। तीसरा नियम अनुस्वार के बाद डेढ़े आ जाए तो नुक्ता नहीं लगेगा। अनुस्वार है क्या? नहीं है। चौथा नियम डेढ़े संयुक्त या द्वित्व वर्ण के रूप में आ जाए तो नुक्ता नहीं लगेगा, वो भी नहीं है। तो उपयुक्त जो 4 नियम बढ़ाए उनको छोड़कर ये अलग नियम है, ठीक है। मतलब उनको छोड़कर अगर डेढ़े शब्द के बीच में या अंत में आ रहे हैं तो नुक्ता लगेगा, ठीक है। इसकी भी एक कंडीशन है, अगर उपसर्ग या संधि नियम, उपसर्ग या संधि नियम के कारण डेढ़े बीच में आ रहे हैं तो नुक्ता नहीं लगेगा। जैसे देखिए 4 नियम पढ़े, उन नियमों के अलावा अगर डेढ़े बीच में अंत में आ रहा है तो नुक्ता लगेगा। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि अगर उपसर्ग या संधि नियम के कारण डेढ़े बीच में और अंत में आ रहे हैं तो वहां पर ये नुक्ता नहीं लगता है। जैसे एक शब्द है निडर। देखिए यहाँ पे जो निडर शब्द है इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है, मूल शब्द क्या है? डर। यहाँ पर नुक्ता नहीं लगेगा। एक शब्द है षडानन। यहां पर देखिए संधि नियम लगा हुआ है, षट प्लस आनन, उस नियम के कारण बना है ये षडानन। यहाँ पे संधि नियम लग रहा है इसलिए यहां पर नुक्ता नहीं लगेगा। षडंग, षट प्लस अंग, यहां पर भी संधि नियम लगा हुआ है इसलिए यहां पर भी नुक्ता
नहीं लगेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कहाँ पर नुक्ता लगता है, कहाँ पर नुक्ता नहीं लगता। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते। एक चीज पढ़ेंगे आज हम, रेफ मतलब रे के रूप। रे वर्ण है के रूप, रे के ये तीन रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? तीन। कितने रूप होते हैं रे के? तीन रूप। इन तीन रूपों का एक नाम है, तो क्या कहते हैं? रेफ। रे के तीन रूप का नाम क्या है? रेफ। ठीक है, अब रे के तीन रूप है कौन कौन से? तो कार का रे होता है, एक कार का एक होता है इस, आपने देखा होगा कि को लिखते हैं, देखिए कर्म, ये रे है। एक देखिए ड्रम, एक ये रे है। एक देखिए ब्रज, एक रे है। ठीक है, अब इनका प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। अगर देखो किसी शब्द के बीच में रे आ रहा है और वो भी आधा रे, ठीक है, और किसी शब्द के बीच में आधा रे आ रहा है मतलब उसमें स्वर नहीं है, तो हम उसको अगले वाले वर्ण के ऊपर लगा देते हैं। ये क्या हो गया? आधा रे। शब्द के बीच में आधा रे, आधा रे का यहां पर मतलब है स्वर रहित रे, स्वर रहित है, यानी कि यहां पर रे में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो, इसको देखते हैं क्या कंडीशन है। अगर रे के बाद, रे के बाद स्वर रहित वर्ण है, अगर रे के बाद स्वर रहित व्यंजन वर्ण है, तब हम इस रे का प्रयोग करते हैं और इस रे में ये जो टवर्ग है उसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये रे क्या हुआ? आधा हुआ, सॉरी ये आधा हुआ और ये पूरा हुआ, और ये भी पूरा, मतलब इसमें स्वर नहीं है, इन दोनों में स्वर लगा हुआ है। शब्द में है के बाद टवर्ग का टे वर्ग का वर्ण हो। अगर रे के बाद टवर्ग का कोई वर्ण आ रहा है तो वहां पर हम इस रे का प्रयोग करेंगे। जैसे और उदाहरण देखते हैं, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रंप, आपने सुना होगा नाम, अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, अब इस रे की बात करते हैं, इस रे का प्रयोग कहां पर होता है? देखो, अगर रे के बाद, अगर रे के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो, अगर रे के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो और उसमें स्वर नहीं हो, तो हम इसको नीचे लगा देते हैं। जैसे देखिए वज्र, वज्रांग, सामग्री, ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया। जो रह है ये क्या है, क्या आ रहा है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, चलो यहीं पे बता देता हूं मैं कि जो ये नीचे रह है, जो ये नीचे रह लगा हुआ है, ये दोनों ये हमेशा पूरा होते हैं, मतलब इनमें स्वर जुड़ा होता है और इसमें स्वर नहीं होता है। जैसे हम इस वज्र के खंड करेंगे, आश्री खंड करेंगे तो क्या होगा, वह अ ठीक है। तो यहाँ पर जो ये रे है ये तो आधा है और ये रे पूरा है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, स्वर। इस चीज का ध्यान रखना है कि नीचे जो वर्ण लगा हुआ होता है वो हमेशा पूरा होता है, ठीक है। रे के तीनों रूप समझ गए होंगे आप। ये रे आधा होता है, मतलब इसमें स्वर नहीं होता, ये पूरा होता है, ठीक है। और टवर्क के साथ इसका प्रयोग होता है, ये भी रे पूरा होता है, मतलब इन दोनों में स्वर लगा हुआ है, यहाँ पर स्वर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर है। बाकी एग्जाम करके देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर ये रे पूरा आएगा, कहाँ पर नहीं, ठीक है। ये आपको करना है, एग्जाम देखने और आपको करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एक चीज आती है से और से, इनका प्रयोग से का इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। देखिए अगर से येरे लेवे के साथ हों, के साथ, अगर यर लव के साथ हों से तो हम इसको कैसे बोलेंगे, स और स, ठीक है। अगर चलो इसको उदाहरण देखते हैं पहले। जैसे एक शब्द है स्वर, वे है ना, वह के साथ है ईश्वर, वह के साथ है स्वर, के साथ है से स्याही, यह के साथ है, ठीक है। तो ठीक है। अब देखिए यहां पर जो से है, से ये सभी येरे लेवे में से किसी एक के साथ लगे हुए हैं। जब ऐसी कंडीशन हो तब हम इसको बोलेंगे स, ठीक है। कंडीशन है ये के अलावा, अगर ये येरे लेवे के साथ हैं से तो हम इसको बोलेंगे स, ठीक है। ठीक है तरीका से। अगर ये येरे लेवे के अलावा किसी अन्य व्यंजन वर्ण के साथ लगे हुए हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस, ठीक है। क्या बोलेंगे, इस। देखो कारण देखते हैं। सबसे पहले हम स्कूल, ठीक है, शब्द है, ठीक है। तो अधिकतर क्या बोलते हैं, स्कूल। ये स्कूल नहीं है, ये क्या, स्कूल। जो हरियाणा में बोलते हैं वो
इसको साइलेंट करके बोलते हैं, जो ये है ना, साइलेंट करके स्कूल ऐसे बोलते हैं, स्कूल। लेकिन इसको क्या प्रचलन दे दिया, स्कूल। ये स्कूल गलत है, स्कूल ना गलत है, बल्कि सही क्या है, स्कूल। ठीक है, सही क्या है, स्कूल। ऐसे ही शब्द है इस्लाम। यहां पर देखिए कंडीशन ये भी बन रही है और है भी आ रहा है। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप, इसको ध्यान रखना, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर ई लगा हुआ है, जो स है वो तो स ही बोल रहा है। ठीक है, ये कंडीशन बन गई ई की। ठीक है ना, यहां पर ले आ रहा है और इस भी आ रहा है। ठीक है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर ई लगा हुआ है। ठीक है, ये एक प्रकार से अपवाद हो गया इसका। एक शब्द और देखते हैं, पेन। ठीक है, देखिए पवर्ण आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको हम, स्पेन। सपेन बोल सकते हैं क्या इसको, नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, स्पेन। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। और शब्द भी लेना चाहे ले सकते हैं, विश्लेषण लेते हैं। विश्लेषण। ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है, ले। अब देखिए जो से है, विश्लेषण ई बोल रहा है यहां पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, बच्चे कहते हैं कि सर देखो ये से आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, ले। बोल क्या रहा है, इस, जो इस बोल रहा है वो इस के कारण बोल रहा है, जो ई की मात्रा लग रही है। ठीक है, ऐसे शब्द भी ध्यान रखने हैं। हिसाब से आप से का प्रयोग समझ गए होंगे कि अगर ये लेवे के साथ से का प्रयोग करें तो सा बोलेगा। ठीक है, अगर ये लेवे के अलावा से का प्रयोग करें तो इस बोलेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और आपको मैं बता दूं कि एक शब्द होता है लिए, एक शब्द होता है का प्रयोग हम कब और कहाँ करते हैं। मन करते ही, जैसे हमने कोई भी वाक्य है उसमें कहीं भी लिए ये लिए का प्रयोग कर दिया, कहीं भी ये का प्रयोग। तो इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है, जो ये लिए है, आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ये क्या है, एक कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह। ठीक है, और इसका प्रयोग बीच में। और ये लिए क्या है, जैसे हमने आज कपड़े लिए। ठीक है, तो जो ये लिए है ये एक क्रिया है, ये क्या है, एक क्रिया का अंत में प्रयोग होता है। है ना, अब देखिए को वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे राम के लिए कपड़े खरीदे, के लिए कपड़े खरीदे हैं, राम के लिए। ठीक है, तो ये कारक चिन्ह के रूप में हो रहा है। अगर एक वाक्य हम इसी को ऐसे बोल दें, हमने कपड़े ले लिए। ठीक है,
इसका प्रयोग बीच में और इसका प्रयोग अंत में। इस हिसाब से आप सभी समझते होंगे कि लिए और लिए का प्रयोग कहाँ होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, नमस्कार।